हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का होम साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं टर्म 1 का, जिसके 25 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो जा कर के चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है होम साइंस सब्जेक्ट का, ये हिंदी मीडियम में आज हम करेंगे। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, इसके टोटल अंक हैं 35। टोटल टाइम मिलेगा करने के लिए 90 मिनट्स और टोटल होंगे क्वेश्चंस 55 में से फर्स्ट पार्ट जो है 25 क्वेश्चन का है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है खंड ख, उसमें 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 20 करने हैं। तो जो आपके बेस्ट आते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद है पार्ट थर्ड खंड ग, जिसमें केस स्टडी के आधार पर 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि 5 आपको करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, 0.77 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पार्ट के जो 25 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर चलते हैं डायरेक्टली। पेपर आपका बाइलिंगुअली सेट है, तो पार्ट बी देख लेते हैं 24 क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। पहली बार यह परिभाषा किसने दी और इसे कब दिया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ICMR 1928 में, WHO 1948 में, ICMR 1998 में और WHO 1968 में। तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देख करके हमें ये भी समझ आ रहा है कि हमें जो है थोड़ा परिभाषाओं की तरफ भी ध्यान देना है अपने पेपर की तैयारी के टाइम, और ये कब किस ईयर में बोला गया, इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है। तो इसका आंसर जो है WHO 1948 में, ये सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। ICMR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये जो है हमारे संतुलित आहार से रिलेटेड जो हर अवस्था के लोगों को खाना चाहिए, शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, इनके लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बताते हैं, प्रस्तावित दैनिक मात्रा कि उन्हें कितना खाना चाहिए। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है और ICMR इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये जो स्टेटमेंट है ये WHO के द्वारा दी गई है। तो आंसर है इसका ख पार्ट, WHO 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चित्रा को सुझाइए कि वह किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण कर सकती है। ऑप्शंस हैं, व्यर्थ क्रियाओं को भी कार्य में शामिल करना, अपने मन के अनुसार बिना क्रम के कार्य करना, शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, घर में अकुशलता, कार्य में अकुशलता होना। तो पहला ऑप्शन जो है व्यर्थ क्रियाओं को कार्य में शामिल करना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी एक्स्ट्रा अगर हम किसी एक्टिविटी को अपने कार्य में करेंगे तो वो हमारा काम आसान नहीं करेगा, बेकार में टाइम ही बढ़ाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता काम को सरल करने के लिए। अपने मन के अनुसार बिना क्रम के कार्य करना, तो हमने कोई क्रम नहीं बना रखा, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो कोई काम हमारा आसान नहीं होगा, उसमें काम बढ़ेगा ही। थर्ड पार्ट है शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना। तो अगर हम उचित मुद्रा में रखकर कोई कार्य करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा काम सही होगा। और क्वेश्चन में भी यही है कि हाथ और शारीरिक गतिविधियों में क्या परिवर्तन करें, तो परिवर्तन अगर उचित मुद्रा में रखा जाता है तो काम आसान होगा। सरलीकरण यानी काम को सरल करना, आसान करना। चौथा ऑप्शन है कार्य में अकुशलता होना। तो अगर आप अकुशल हैं, किसी काम को करने में निपुण नहीं है, तो ये तो काम को आसान नहीं करेगा, मुश्किल ही करेगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा शरीर को उचित मुद्रा में रखकर कार्य करना, पार्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल्ड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया। उसने ताज़ा मेयोनेज़ तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोया, काट दिया और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डब्बे को खोला तो पाया कि वह खाली था। पहचानिए वह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण से चूक गया। इसके ऑप्शंस हैं मूल्यांकन, आयोजन, नियंत्रण या कार्यान्वयन। तो यहाँ पर हमने
इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि उसने जो है अपने मित्रों को आमंत्रित भी कर लिया है और वो क्या खिलाने वाला है, ग्रिल्ड पनीर सैंडविच, और उसके लिए उसने मेयोनेज़ भी तैयार किया है। जो चीज़ उसको तैयार करनी थी, सब्जियां भी उसने धो ली, काट ली और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट लिए, तो वो सब कुछ रेडी कर चुका है। अब जब वो सैंडविच बनाने लगा है तो डबल रोटी के डब्बे में वो नहीं है, तो इसका मतलब सारी चीज़ तो उसने रेडी नहीं करी है। अब उनसे पूछा ये गया है कि प्रबंधन प्रक्रिया के कौन सा चरण जो है वो ठीक नहीं हुआ है। अब चीज़ें पूरी तरह से रेडी नहीं हैं, डबल रोटी का अरेंजमेंट उसने नहीं करा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मूल्यांकन, तो मूल्यांकन होता है कोई काम हमारा हो गया है, किसी स्टेज पर तो पहुँचा है, चाहे बीच के चरण में पहुँचा है, चाहे लास्ट में फिनिश होने के बाद हम देख रहे हैं कि उसको चेक कर रहे हैं, तो मूल्यांकन तो नहीं हो सकता अभी। तो यहाँ पर इसका पहला ही चीज़ों का अरेंजमेंट ही नहीं हो पाया है। सेकंड है आयोजन, तो ये बात हम कह सकते हैं कि उसने चीज़ें आयोजित करनी थी, इकट्ठी करनी थी, वो उसकी कंप्लीट नहीं था ये वाला स्टेप। आधी चीज़ें तो इकट्ठी की थी और कुछ चीज़ें नहीं करी थी, तो आयोजन वो नहीं कर पाया है। नियंत्रण और कार्यान्वयन, जो नियंत्रण है तो यहाँ पर उसने नियंत्रण नहीं करना था। नियंत्रण वहाँ करते हैं जहाँ कुछ काम गड़बड़ा रहा है और हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने उसे नियंत्रण करना, कंट्रोल करते हैं कि अब इसे कैसे ठीक किया जाए। और कार्यान्वयन होता है कार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो यहाँ पर उसने काम करना शुरू तो कर दिया लेकिन पहले चीज़ें आयोजित ही नहीं की थी, तो चरण, कौन सा चरण सही नहीं हुआ है, आयोजन का चरण सही नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है। एक साइड पर है मानव विकास, भोजन एवं पोषण, कपड़े और वस्त्र, संचार एवं विस्तार, उनको मिलान करना है। दूसरी साइड पे तंतु विज्ञान, खाद्य संरक्षण, कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन और मानव जीवन की अवस्थाएं। तो मैचिंग कर लेते हैं, आसान लग रहा है क्वेश्चन। मानव विकास सीधा सीधा मानव जीवन की अवस्थाएं के साथ मैच हो जाएगा, तो पहला और चौथा ए का जो है फोर्थ पार्ट के साथ मैचिंग हो रहा है, तो इनमें ऑप्शन हमारे को दिख रहे हैं ए और सी पार्ट दोनों जो हैं ए के साथ चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ए और सी पार्ट के साथ ही हम मैचिंग देखेंगे। जो बी है भोजन एवं पोषण, भोजन एवं पोषण के लिए हमें खाद्य संरक्षण मैच करेगा, सेकंड पार्ट बी का जो सेकंड पार्ट है। यहाँ पर तो अगर हम देखें जाएँ तो आगे और मिलान करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। 29 का सी पार्ट में ए का जो है मानव फोर्थ दिख रहा है और बी का सेकंड दिख रहा है, तो उसके बाद आगे का आंसर हमारा अपने आप बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। सी जो है कपड़े और वस्त्र, कपड़े और वस्त्र हमारा तंतु विज्ञान को कवर करता है, तंतुओं के बारे में हम कपड़े और वस्त्र में पढ़ते हैं। और डी है संचार व विस्तार, तो डी का जो है कार्यक्रमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करना, संचार और विस्तार के अंदर आता है। कोई भी कार्यक्रम है, निर्माण कर रहे हैं या उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका संचार और विस्तार किया जाता है, तो डी हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो आंसर हमारा बनता है इसमें सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तैयार कपड़े को सीधा और चिकना करने का परिष्करण प्रक्रिया का नाम बताइए। जो तैयार कपड़ा है सीधा और चिकना करना है हमने, तो ऑप्शंस हैं सेंफोराइजेशन, कैलेंडरिंग, ड्राई क्लीन या मर्सराइजेशन। सेंफोराइजेशन होता है जिसमें हम कपड़े को श्रिंक होने से बचाते हैं, सिकुड़न विरोधी इसके ऊपर परिसज्जा की जाती है, उसमें सेंफोराइजेशन होता है उसका नाम। कैलेंडरिंग यही होता है जिसमें कपड़े को हम सीधा करते हैं और चिकना करते हैं। इसके अलावा है ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में जो आप ड्राई क्लीनर के पास कपड़े लेकर जाते हैं जिन्हें हम साबुन से नहीं धोते हैं या डिटर्जेंट से नहीं धोते हैं, क्योंकि वो कपड़े बहुत नाजुक होते हैं और साबुन या डिटर्जेंट के केमिकल्स के साथ वो रिएक्शन करने से ख़राब हो सकते हैं, उन पे बुरा असर पड़ता है, तो वो कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें सीधा और चिकना नहीं करना होता है, साफ़ सफाई के लिए होते हैं वो। और मर्सराइजेशन में कपड़े को चिकना और सीधा ज़रूर किया जाता है, लेकिन इसमें कपड़े को मजबूती भी प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा जो है कैलेंडरिंग बी पार्ट, वो होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। रीना एक शिक्षिका है, वह अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता के पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। एक तरफा संचार, जन संचार, अंतरावैयक्तिक संचार या अंतःवैयक्तिक संचार।
तो अगर रीना जो अपने स्कूल में पेरेंट्स को बुला रही है और बच्चों को बुला रही है और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक कर रही है और एक क्लास में या असेंबली में वो बच्चे हैं, तो इसमें बच्चे और माता पिता के साथ वो पारस्परिक बातचीत हो रही है इसके अंदर। तो एक तरफा संचार नहीं हो रहा है, वो बोल रही है और वो सुन भी रही है, उन लोगों से बातचीत भी कर रही है। तो एक तरफा नहीं हो रहा, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, पेरेंट्स और बच्चे भी उसमें बातचीत कर रहे हैं। जनसंचार होता है जो टीवी या रेडियो के माध्यम से पूरी जनता को बात बताई जाती है, सारे देश में या काफ़ी बड़े समूह में संचार किया जाता है। और अंतरावैयक्तिक होता है जो आप अपने आप से बातचीत करते हैं। मान लो आप रात को सोते समय कुछ सोचते हैं कि आज के दिन में मैंने ये किया, या कल के दिन मैं सुबह ये करूँगा या करूँगी, तो अंतरावैयक्तिक जो आप अपने आप से बात करते हैं। अंतःवैयक्तिक होता है जिसमें दो समूह आपस में बात कर रहे होते हैं या दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो पारस्परिक बातचीत वाला होता है। और इसमें रीना जो बच्चों और माता पिता के साथ बातचीत करेगी, वो पार्ट डी आंसर आएगा, अंतःवैयक्तिक संचार। क्वेश्चन नंबर 32, किन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक है? वसा और तेल, दालें और फलियां, चीनी और नमक, फल और सब्जियां। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो हमने देखने हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4। तो हमको देखना है वसा और तेल कॉम्बिनेशंस देखने हैं। वसा और तेल 1 एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो पॉइंट 1 है, वसा और तेल हमें कम खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये हमारा मोटापा बढ़ा सकते हैं, चिकनाई बढ़ाने के साथ साथ। तो चिकनाई बढ़ाने के लिए हमें इतने ज़्यादा वसा और तेल की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा अगर हम तली हुई चीज़ें खाते हैं तो वो हमें एसिडिटी भी करती है और साथ में लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं सबको, वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये न कम मात्रा में खाने के लिए बताया जाता है। फिर दालें और फलियां, दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, फलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, इसके साथ साथ विटामिन और खनिज लवण का स्रोत है, तो ये हमें खाने चाहिए। चीनी और नमक, इनमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें हमें पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। चीनी वैसे भी जो रिफाइंड शुगर है इसका नाम, ये प्रोसेसिंग करके इसमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो ये भी हमें कम मात्रा में खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनके भी अधिक सेवन से हमें जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इस चौथा है फल और सब्जियां। फल और सब्जियां भी हमारे विटामिन और खनिज लवण का बहुत अच्छा स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा 1 and 3, वसा और तेल और चीनी और नमक। क्वेश्चन नंबर 33, आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाते हुए कौन से निम्न चरणों पर ध्यान देंगे? पहला है वर्तमान स्थिति, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है विनिमयता, चौथा सुलभता। तो इसमें भी मल्टीपल आंसर्स हमने चुनने हैं। तो जब अगर आपने अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है, जैसे आप इस टाइम अपने पेपर्स की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो हम किन चरणों पर ध्यान देंगे? एक तो हम अपनी वर्तमान स्थिति देखेंगे कि हमारी तैयारी इस टाइम कैसी है, अपना लक्ष्य भी देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपनी वार्षिक परीक्षा में कैसे मार्क्स लाने हैं, ये हमारा लक्ष्य है कि क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो अपने ये दो चीज़ें तो हम देखेंगे। विनिमयता होता है इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि आप जो है एक्सचेंज कुछ कर रहे हैं आपस में। तो इसमें पढ़ाई के लिए आपने परीक्षा की तैयारी करनी है तो कुछ एक्सचेंज इसमें नहीं हो रहा है, विनिमयता इसके अंदर नहीं हो रही है। ऐसे ही सुलभता, पढ़ाई के लिए इसमें सुलभता कुछ नहीं हो सकती है, सिर्फ मेहनत से ही पढ़ाई हो सकती है। तो पहले जो दो ऑप्शंस है वर्तमान स्थिति और लक्ष्य, ये हमारे सही जो चरण हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ऑप्शन इसका बनेगा 1 and 2 पार्ट, कुछ ऑप्शन नंबर ए। अगला है 34, निम्न में से कौन से पहचान के तत्व हैं? स्वसंकल्पना, आत्म प्रभावकारिता, स्वाभिमान, आत्म पदोन्नति। तो इसमें भी मल्टीपल आंसर्स हमने चूज़ करने हैं। तो स्वसंकल्पना और स्वाभिमान ये पहचान के तत्व होते हैं। आपकी जो बुक है जिसमें स्वयं के बारे में पहचानना ऑप्शन वो चैप्टर है, उसमें पहचान के तत्व हैं स्वसंकल्पना और स्वाभिमान। जो आत्म प्रभावकारिता, यानी कि आप अपने आप से क्या, आपकी अपने बारे में क्या है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं कितने नहीं। तो अगर आप अपनी सेल्फ एफिकेसी के बारे में देख रहे हैं
तो वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्व संकल्पना के अंदर ही उसका आ जाता है कि आपकी अपने बारे में क्या संकल्पना है, क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। तो आत्म प्रभावकारिता स्व संकल्पना के ही अंदर आ जाता है। ऐसे ही आत्म पदोन्नति, आप अपने बारे में क्या देख रहे हैं कि कितना आप उन्नति कर रहे हैं, क्या पदोन्नति कर रहे हैं अपने बारे में। तो ये आपके स्वाभिमान के अंदर आ जाएगा कि आप उसमें अपने बारे में, आपका स्वाभिमान सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये आपके इस दोनों आत्म प्रभावकारिता और आत्म पदोन्नति जो है स्व संकल्पना और स्वाभिमान के अंदर ही आ जाते हैं। तो हमारी जो पहचान है वो हमारी अपने बारे में क्या संकल्पना है उससे होती है, और हमारा स्वाभिमान सकारात्मक है या नकारात्मक है उससे होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, ऊन के रेशों के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताइए। कतरना, कार्बनीकरण, अपगलन और टाई। इसमें से हमें चूज करना है मल्टीपल ऑप्शंस। तो कतरना जो होता है, जिसमें ये होता है कि ऊन जब भेड़ से उतारी जाती है उसको हम कहते हैं कतरना। इंग्लिश वाला वर्जन देखिए, उसमें शेयरिंग है। तो ये कतरना, ऊन के भेड़ से बाल उतारने को कहा जाता है। फिर है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण के अंदर जो है ऊन की जो सफाई की जाती है, उसके ऊपर जो कोई ग्रीस है, मिट्टी है, कुछ और कण है, कुछ भी तरह की गंदगी है वो साफ करने के लिए होती है। अगला है अपगलन, अपगलन। तो अपगलन के अंदर क्या होता है, जो फ्लैक्स और लिनन वगैरह होते हैं, इनकी छालों को जो है पानी में अच्छे से डुबो करके रख दिया जाता है कई दिन तक, उनको पूरा सड़ाया और गलाया जाता है, तो वो अपगलन होता है। फिर है ओटाई। ओटाई इंग्लिश में गिनिंग। तो ये जो होता है कॉटन के ऊपर होता है, सूती कपड़े की जो सफाई होती है उसकी गंदगी हटाने को हम ओटाई या गिनिंग कहते हैं। तो जो ऊन के रेशों से के संसाधन के लिए प्रक्रियाएं हैं वो हैं इसके अंदर कतरना और कार्बनीकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार रहने लगी है। पहचानिए निम्न में से कौन सी संभावित आदतें उसके बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। पोषण पर ध्यान देना, उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि, आहार का गलत संयोजन। मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस इसमें से हमें चूज करने हैं। तो अगर उसकी गलत भोजन संबंधी आदतें हैं और जिससे वो बीमार होने लगी है तो हमें ये बताना है। तो पहला जो है हमारे पास है पोषण पर ध्यान देना। तो अगर वो पोषण पर ध्यान दे रही है तो भोजन संबंधी गलत आदत नहीं है और उससे वो बीमार नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर है उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना। उचित मात्रा में ले रही है तो ये भी ऑप्शन में नहीं आ सकता है। थर्ड है आहार के गलत विकल्प के प्रति अभिरुचि। अभी ऐसा कोई आहार वो ले रही है जिससे कि वो बीमार पड़ सकती है, उसकी तरफ उसकी अभिरुचि है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका ऑप्शन बन जाएगा। और चौथा देख लेते हैं, आहार का गलत संयोजन। तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत ही आसान बना रखा है, खुद ही उसके अंदर बता रखे हैं कि गलत विकल्प है और गलत संयोजन है, सही आहार नहीं ले रही है। तो ऑप्शन बनेंगे इसके 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 पार्ट ग। क्वेश्चन नंबर 37, इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस हैं, श्रव्य, दृश्य, मौखिक और गैर शाब्दिक। इनमें से हमें 2-2 ऑप्शंस हम चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं चूज़ करने का है। तो इंद्रियों के आधार पर उन्होंने बोल दिया जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उसमें हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं, श्रव्य और दृश्य। तो जो मौखिक और गैर शाब्दिक ऐसी कोई इंद्रियां नहीं होती हैं। जो टेस्ट की भी है तो वो चखने की जो इंद्री है तो उसका मौखिक से कोई लेना देना नहीं है। गैर शाब्दिक में तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो 2 इंद्रियां हैं, श्रव्य और दृश्य। तो ऑप्शन बनेगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए, क भाग। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में बताएं जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित कर सकते हैं। रेशे की रासायनिक प्रकृति, डाई की रासायनिक प्रकृति, रेशे की लंबाई, सूत संख्या। इसमें पहला है रेशे की रासायनिक प्रकृति। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रेशे की जो रासायनिक प्रकृति है जिसकी वजह से वो रेशा रंग को पकड़ेगा, ये चीज़ रंगाई को प्रभावित करती है कि वो कितना पक्का रंग, मतलब रंग को पकड़ने वाला कपड़ा है या नहीं पकड़ेगा।
अवशोषण कर सकता है रंग को या नहीं। ऐसे ही जो डाई की रासायनिक प्रकृति है कि कौन सी डाई किस कपड़े पर सही रंग देगी। तो डाई किस तरह के, वैट डाई के हैं या कृत्रिम रंग हैं या हर्बल डाइज हैं, प्राकृतिक डाई है, किस प्रकार की वो डाइज हैं ये, और वो कौन से कपड़े पर अपना रंग छोड़ेंगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं कपड़े की रंगाई को प्रभावित करती हैं। रेशे की जो लंबाई है उसका डाई के रंगाई पर कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह सूत संख्या का भी रंगाई पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसके ऑप्शंस बनेंगे 1 और 2। तो क भाग इसका आंसर होगा ऑप्शन क। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर, जल स्वीटनर चैम्बर, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर या अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर के अंदर बात हो रही है, जल शुद्धिकरण के चरण हमने बताने हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंसर होता है ये तो अल्ट्रावायलेट वाला जो वाटर फिल्टर होता है उसमें यूज़ होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में, आरओ में ये नहीं यूज़ होता है। जल स्वीटनर चैम्बर, इसकी भी ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती है। सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर, जो कार्बन है और पूर्व फिल्टर है, इसका मतलब है जो आरओ का प्रोसीजर रिवर्स ऑस्मोसिस करने से जो पहले ही कार्बन के थ्रू ये फ़िल्टर कर देते हैं हम। तो कार्बन से जब फ़िल्टर करते हैं तो इसमें पानी का जो टेस्ट भी बढ़ता है, तो वो भी बढ़ता है और साथ में ये सारी अशुद्धियाँ भी दूर करता है। उसके बाद ये आरओ और यूवी के प्रोसीजर से जो है आगे बढ़ता है। उसके बाद पोस्ट फिल्टर भी होता है, पूर्व फिल्टर है और बाद में भी कार्बन से फिर से भी फिल्टर किया जाता है एक बार आरओ होने के बाद। तो चौथा है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये भी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में होती है। ये झिल्ली लगी होती है जिसमें से पानी छनके जाता है। तो ये इसके ऑप्शन बनते हैं 3 और 4, सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर और अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो विकल्प बनेगा 3 और 4 के लिए बनेगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो पहले अभिकथन देख लेते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। ये अभिकथन है और ये सही है। इसका कारण देख लेते हैं। गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है। तो ये बात भी सही है। गृह विज्ञान विषय जो है संपूर्ण पक्षों की तरफ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ काम करता है व्यक्ति के जीवन के। तो इसमें जो उपयुक्त उत्तर बनेगा ए और आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या है। तो बाकी के ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन होगा सही विकल्प क, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 सेम है। अभिकथन और कारण दिए गए हैं और हमें यही बताना है कि क्या अभिकथन के लिए वो कारण सही है या नहीं है, या अभिकथन और कारण सही हैं या नहीं है। तो पहला अभिकथन है किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जिनका एक विशेष क्रम होता है और जिसका कारण है मानव शरीर का विकास एक निश्चित व सामान्य क्रम में होता है। तो इसका सही विकल्प है कि ए और आर, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या है कि मानव शरीर का जो विकास है वो एक निश्चित व समान क्रम में ही होता है। जो भी हमारा पहले जो क्रम है हमारे शरीर के विकास का वो यही है कि पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम बाल्यावस्था में आते हैं, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में आए, फिर हम किशोरावस्था में गए, किशोरावस्था से हम आगे वृद्धावस्था तक जाते हैं। तो सारी अवस्थाएं एक विशेष सही क्रम में चलती रहती हैं और हमारा जो निश्चित है ये क्रम, और सभी के साथ ऐसा होता है। तो समान है और निश्चित है, ऐसा ही होता है हर मानव शरीर में। तो किशोरावस्था के दौरान भी जो शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं वो अपने विशेष क्रम में चलते हैं। तो इस अभिकथन का ये कारण सही है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका आंसर। क्वेश्चन 42 अभिकथन और कारण ही देखना है इसमें भी हमने। तो अभिकथन है योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तो ये अभिकथन
सही नहीं है, क्योंकि देखो योजना को अगर हमने कार्यान्वित करा है फिर हम उसके परिणाम क्यों नहीं देखें, तो इसमें ये बात ही गलत कह रहे हैं कि हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कोई भी योजना की सफलता या असफलता तो हमें उसे देखने पर ही पता चलेगी कि वो सही हुई, मूल्यांकन करने पर ही पता चलेगा। तो कारण इन्होंने इसका दिया है कि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। तो अब ये तो इसका कहीं से भी उस योजना के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, इसमें तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के प्रबंधन की बात करने लगे। ऊपर कथन था कि योजना को कार्यान्वित करा है तो हम परिणामों का मूल्यांकन नहीं करें, तो कारण तो उसका वो बन ही नहीं रहा कहीं से भी, और अभिकथन हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा घ पार्ट, ए गलत है परंतु आर सही है। आर जो है, ये जो कहा गया है आर के अंदर बात, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है तो संसाधनों का तो प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। अगर संसाधन प्रबंधन नहीं करेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति होने में मुश्किल हो सकती है। तो ऑप्शन बनेगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 43 पे आ जाते हैं। अभिकथन है और कारण है, यही देखना है इसके अंदर भी। अभिकथन है हमारा, संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। तो जो हमारे संचार के माध्यम है, आजकल जितना हमारा संचार हो रहा है, बल्कि अब तो जो हमारे पास ये इंटरनेट के भी संचार माध्यम आ गया है, उसके थ्रू हम खूब संचार करते हैं, जितना भी सोशल मीडिया है, तो विकास की गति इससे अवरुद्ध तो नहीं हुई है, बढ़ी ही है। तो ये अभिकथन तो गलत है। फिर कारण इन्होंने बोला है कि संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक है, यानी कि माध्यम है। तो कारण में हमें बता रहा है कि उससे विकास होता है, तो कारण तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, परंतु अभिकथन वाला नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन बनेगा डी पार्ट, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अभिकथन है स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। तो ये बात तो सही कह सकते हैं इसको कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कि अगर हम अपने आप को सक्षम मान रहे हैं, कैपेबल मान रहे हैं, कॉम्पिटेंट मान रहे हैं, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो कारण इसका इन्होंने बताया, सामाजिक सहयोग देने वाले उपाय बच्चों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। अब इन्होंने सामाजिक सहयोग करने वाली बातों के ऊपर बात कर दी कि सामाजिक सहयोग में बात करनी के जो उपाय हैं वो बच्चों और वयस्कों में सकारात्मक समायोजन में योगदान देते हैं। तो ऐसा तो होता है, लेकिन इस बात का ऊपर वाली बात से कोई लेना देना दिख नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं में मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में बात हो रही है कि एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी है, मतलब तभी मानसिक स्वास्थ्य है अगर वो अपने आप को समर्थ और सक्षम महसूस कर रहा है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। और यहाँ पर हम सामाजिक सहयोग वाले उपायों की बात कर रहे हैं कि वो सकारात्मक समायोजन कर रहे हैं समाज में। तो बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन वो उसका कारण नहीं बन रहा है ए का। तो ऑप्शन बनेगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। 44 का ख पार्ट। क्वेश्चन 45, अभिकथन है भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम ट्यूब्स और बल्ब सबका यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जितने भी हमारे कृत्रिम स्रोत हैं, चाहे हम कैंडल्स जलाएं, दिए जलाएं, कुछ भी करें, तो प्राकृतिक स्रोत के अलावा दूसरे भी स्रोत हैं रोशनी करने के। तो पहला अभिकथन तो हमारा गलत हो गया। कारण है इसका कि रोशनी प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि रोशनी देती है प्रकाश और वातावरण को स्वस्थ भी बना के रखती है, तो लेकिन ए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन बनेगा घ, ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें अभिकथन है कि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसका कारण है कि सभी साधन सीमित हैं, ये बात भी सही। इसका कारण ही है कि हमें साधन सीमित हैं, इसलिए हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन बनेगा इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, अभिकथन है आहार जनित बीमारियां तब होती हैं जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान हो।
तो बात तो सही है। अगर हमें कोई आहार जनित बीमारी हो रही है जिसमें ये कह रहे हैं कि खाना खाने से हुई है, तो खाना कैसा खाया, जो दूषित हुआ था। अगर अच्छा खाना होता, सही होता, जिसमें कोई सूक्ष्म जीव ना होते, कोई बीमारी नहीं पनपी होती, तो हमें वो बीमार नहीं करता। तो अगर कोई उसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं तभी वो हुई है, तो बात सही है। कारण है अनुचित भंडारण, संदूषित उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, या भोजन बनाने या खाने के खराब तरीकों से रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। तो ये बात भी सही है कि अगर हमने अनुचित रूप से उसको भोजन को रखा है, सही ढंग से यूज़ नहीं करा है, तो रोगजनक सूक्ष्म जीव उसके अंदर पनपते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा कि क ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। अभिकथन है कमरे में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना जाता है। कमरे में जो वायु हमारी चल रही है, वो सर्कुलेशन हो रहा है, वो होना चाहिए। ये हमारा एजर्शन सही है। कारण है इसका, वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है। तो बात तो ये भी सही है कि ये तापमान को नियंत्रित कर रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उसको पूरी तरह से अभिकथन को ये एक्सप्लेन कर रही है ये बात, क्योंकि वो वायु के परिसंचरण की बात हो रही है, उसमें हम फ्रेश एयर के आवागमन की बात कर रहे हैं और इसमें हम तापमान की बात कर रहे हैं। तो बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन ये उसकी सही व्याख्या नहीं है। इसका ऑप्शन है ख, बी पार्ट। 49 क्वेश्चन नंबर। तो ये हमारा इसका जो 24 क्वेश्चंस का पार्ट भी है, उसके हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। इसके बाद हमारा खंड सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हम फिनिश करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अभिकथन ये है 49 क्वेश्चन में कि सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना ज़रूरी है। तो ये बात तो सही है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो समय को अपने सही ढंग से यूज़ करता है, काम में लाता है, समय का प्रबंधन करता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और जो सही से उसको मैनेज करता है वही व्यक्ति सफल होता है। इसका कारण इन्होंने बताया कि प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। तो अब इस बात का, भले ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कारण में दी गई है, ये बात सही है, लेकिन ये ऊपर वाली जो अभी कथन हमको दिया गया कि सफल होने के लिए हमें समय प्रबंधन करना चाहिए, इस बात को कहीं से भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। तो इसी वीडियो में मैं अगला सेक्शन सी भी बना देती हूँ, क्योंकि 6 क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अगले वीडियो पर जाना चाहिए। तो यहीं पे हम इसको आगे का भी कवर कर लेते हैं। सेक्शन सी, जिसमें कि इसमें पूरा केस स्टडी बेस्ड है। इसमें पूरा एक पैराग्राफ आपको दिया होगा और उसी के आधार पर आपको जो है 6 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन की चॉइस है, आप 5 कर सकते हैं। तो पैराग्राफ आपके सामने है, मैं रीड भी कर देती हूँ कि आहार पिरामिड के बारे में है। आहार पिरामिड दैनिक खाद्य संबंधी दिशा निर्देशों का ग्राफिक चित्रण है, और खाद्य पिरामिड का उपयोग न केवल अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, बल्कि संतुलित आहार की योजना बनाने में भी मदद करता है। तो संतुलित आहार के बारे में बात हो रही है और आहार पिरामिड के बारे में बात हो रही है। तो संतुलित आहार की योजना बनाने में भी मदद करता है और वैकल्पिक खाद्य पदार्थों के चयन की सुविधा प्रदान करता है। नीचे का चौड़ा आधार यह बताता है कि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में लिए जाने चाहिए और ये स्वस्थ आहार की नींव तैयार करता है। जो पिरामिड होता है, एक बार ये पिरामिड भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पिरामिड इन्होंने दिया हुआ है। जो नीचे का आधार हमको दिख रहा है, जो बहुत ही बड़ा है, जिसमें कि लिखा हुआ है ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता ग्रुप। तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला ग्रुप है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। दूसरा हमारा सेकंड नंबर पर है वेजिटेबल ग्रुप, 3 से 5 सर्विंग, जिसमें फल और सब्जियां। फ्रूट ग्रुप और वेजिटेबल ग्रुप इकट्ठा दिखाया हुआ है। सेकंड में ऊपर जाते जा रहे हैं हम शिखर की तरफ। तो फिर नेक्स्ट है हमारा मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ ग्रुप, और साथ में मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप, यानी कि दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ, साथ में मांस, मछली, अंडा, कुछ भी है। तो
मांसाहारी खाद्य पदार्थ। सबसे ऊपर हमारे पास शिखर पर है ये फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, जिसमें कि वसा, तेल और मीठे पदार्थ ये हमें मना किए हुए हैं खाने के लिए। यूज स्पेरिंगली, यानी कि सबसे ऊपर बताए गए हैं। जो ऊपर जाते जाते इसका जो है ये त्रिकोण बनता जा रहा है। ऊपर हमें ये बता दिया कि ये थोड़ी मात्रा में है, और नीचे जो बहुत चौड़ा है यानी कि हमें ज़्यादा खाने चाहिए, और जो बीच में है जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे उनकी मात्रा घटानी है। तो वसा, तेल और चीनी और मीठे पदार्थ खाने के लिए कम बताया गया है, जैसा कि हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन भी किया था। तो फूड पिरामिड मैंने आपको दिखा दिया है। तो नीचे का चौड़ा आधार यह बताता है कि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में लिए जाने चाहिए, और ये स्वस्थ आहार की नींव तैयार करता है। अगले स्तर पर फल और सब्जियां आती हैं, जो यह दर्शाता है कि खाद्यान्न में कम प्रधानता है, लेकिन फिर भी ये आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नीचे से तीसरे स्तर पर दालें और फलियां रखी गई हैं, जो दर्शाती हैं कि वे आहार में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मांस और दूध शिखर के पास एक छोटी पट्टी में दिखाई देते हैं। वसा, तेल और मिठाई के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है, जो दर्शाती है कि इनका उपयोग बहुत कम किया जाना चाहिए। तो यही चीज़ें अभी हमने जो फ्रूट पिरामिड देखा उसके अंदर देखी थी। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन? तो जो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा दे रहा है, जो हमने नीचे के खाद्य पदार्थ देखे थे वो ऊर्जा के स्रोत थे, और वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें मिलता है उन्हें खाने से। तो कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का हमारा मुख्य स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है या टूट फूट की मरम्मत करता है। कैल्शियम जो है खनिज तत्वों के अंदर आता है। खनिज तत्व हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसी तरह विटामिन ये भी हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो जो ऊर्जा देता है और जो सबसे ज़्यादा हमें खाद्य आहार पिरामिड के अंदर लेना है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 51, सीमा वेगन डाइट लेती है। वह किसी भी पशु उत्पाद को खाने में या अन्यथा भी प्रयोग में नहीं लाती, जैसे गाय, भैंस आदि का दूध, अंडे इत्यादि। तो पशु आहार वो नहीं लेती है। प्रातःकालीन आहार में निम्न में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए उपयुक्त होगा? मक्खन टोस्ट, सोया दूध ओट्स, पनीर पकौड़ा या शहद पैनकेक? मक्खन टोस्ट में मक्खन जो है हमारा दूध से बन रहा है, तो दूध के लिए उसे गाय भैंस का आहार लेना पड़ेगा, तो वो नहीं लेगी मक्खन टोस्ट। फिर है सोया दूध ओट्स। सोया जो है हमारा वनस्पतिक पदार्थ हो गया, तो सोया का दूध वो ले सकती है। तीसरा है पनीर पकौड़ा। पनीर भी हमारा दूध से बनता है, तो दूध वो गाय भैंस का या पशुजन्य स्रोत का नहीं लेगी, तो ये पनीर पकौड़ा नहीं होगा। ऊपर वाला मक्खन टोस्ट नहीं होगा। अगला है शहद पैनकेक। अब शहद कहाँ से मिलता है? शहद हमें मिलता है मधुमक्खी से, और मधुमक्खी एक पशुजन्य स्रोत हो गया। एक तरह से शहद एक पशुजन्य स्रोत है, तो शहद पैनकेक भी वो नहीं लेगी, क्योंकि वो वेगन डाइट ही ले रही है। तो वेगन डाइट के अंदर ऑप्शन बनेगा आपका विकल्प ख, ऑप्शन बी, सोया मिल्क ओट्स या सोया दूध ओट्स। क्वेश्चन नंबर 52, संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो होता है जो सही मात्रा में लिया जाए, संतुलित है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के उसमें खाद्य पदार्थ शामिल हों, तो ये कथन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो आरडीए के अनुसार अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो फिर वो संतुलित कैसे रहेगा? तो ये ऑप्शन इसके लिए गलत है, ये कथन गलत है। अगला देख लेते हैं, पोषक तत्वों के लिए सुरक्षा मात्रा उपलब्ध कराते हैं। तो अगर वो संतुलित है तो इसका मतलब वो सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध कराएगा, तो ये बात तो सही है, ये तो गलत नहीं है। चौथा है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार खा रहे हैं, हर चीज़ जितनी चाहिए उतनी खा रहे हैं, तो वो अच्छे स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगी। जो संतुलित आहार के संदर्भ में जो कथन गलत है वो यह है कि आरडीए के अनुसार वो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। विकल्प बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, फल और सब्जियां डैश के समृद्ध स्रोत हैं? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के या विटामिन और खनिज के? जो हमारे आहार पिरामिड में दिया गया था कि वो सेकंड नंबर पर हम लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के बाद। और ये फल और सब्जियां कहाँ किस चीज़ के स्रोत हैं? अभी अभी मैंने बताया है कि ये विटामिन और खनिज लवण जो हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, और ये फल सब्जियां खाने से हमें मिलते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा फल सब्जियों से नहीं मिलते। प्रोटीन हमें दूध और फलियां और मांसाहारी पदार्थों में से मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जो अनाज और खाद्यान्न हैं
कंदमूल हैं वहाँ से मिलते हैं, वसा हमें जो तेल वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से मिलती है। विटामिन और खनिज हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किन्हें वृहद पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो वृहद पोषक तत्वों में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये हमें ज़्यादा मात्रा में हमारे खाद्य पदार्थों में हम लेते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं खनिज पदार्थ और विटामिन। जब हम ये पोषक तत्वों का वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा 2 और 3। तो 2 और 3 हमारा है बी पार्ट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम वृहद पोषक तत्वों में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 55 अभिकथन वाला है ये। अभिकथन और कारण इसके अंदर दिया हुआ है। तो आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है। और इसका कारण इन्होंने बोला है कि इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। तो आहार पिरामिड जब बनाया है तो उन्होंने बता ही दिया कि नीचे से चौड़ा ये वाली चीज़ें जो हैं ज़्यादा लेनी है, फिर ऊपर जाते जाते हमें कम करते जाना है। तो ये बात उनका जो अभिकथन है कि प्रत्येक दिन परोसी जाने वाली निर्धारित मात्रा दर्शा रहा है कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा लेनी है और क्या कम लेनी है। तो उसका कारण भी उन्होंने बता दिया कि इसके लिए हमें आहार योजना हम इसे देख करके सरलता से बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए पार्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर उसकी सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन पेपर आपका ये फिनिश हो गया है। और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से ये समझ आया होगा और आप अपने पेपर्स की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।